हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एनाटॉमी का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम टिश्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी के बाद बेटा ये टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे आगे की एनाटमीज़ में। मतलब जैसे नेक्स्ट क्लास में हम रूट की एनाटमी पढ़ेंगे, तो डाइकॉट्स और मोनोकॉट रूट की एनाटमी में टिश्यूज़ का अरेंजमेंट कैसा है, कौन कौन से आपके टिश्यू सिस्टम है, वो डिस्कस वहाँ पे करेंगे हम। लेकिन टॉपिक आज की क्लास का है, तो आज बिल्कुल बेसिक बातें जो आने वाले लेक्चर्स को आपके और भी आसान कर देगी और आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आने वाली क्लासेस के अंदर यहाँ के लेक्चर का एक एक पॉइंट यूज़ होगा पक्का। ठीक है, तो टिश्यू सिस्टम देखते हैं बेटा। टिश्यू सिस्टम को समझने के लिए पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी कि टिश्यू सिस्टम का मतलब है टिश्यूज़ का अरेंजमेंट। आप प्लांट के किसी भी पार्ट को अगर कट करते हो, चाहे लीफ को कट करते हो, चाहे रूट को कट करते हो, चाहे स्टेम को कट करते हो, इन सब को कट करने के बाद आपको टिश्यूज़ की लोकेशन दिखती है कि सबसे बाहर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे, सबसे बीच में कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे और मिड में कौन से टिश्यूज़ भरे हुए होंगे। तो इन सारे टिश्यूज़ को हम कहते हैं टिश्यू सिस्टम। कि एक्चुअल में टिश्यूज़ की लोकेशन क्या है। और मैं आपको बता दूं कि प्लांट के अंदर टिश्यू की लोकेशन के बेसिस पे ही, ठीक है, टिश्यूज़ के फंक्शंस भी होते हैं। जैसे अगर मैं स्टेम या रूट की बात करूं तो सेंटर में आपको जाइलम और फ्लोएम दिखते हैं, जिनको हम वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, सबसे बाहर दिखते हैं हमको क्या, एपिडर्मल टिश्यू। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम को स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है तीन पार्ट्स में। एक तो हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक हो गया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आज की क्लास में बेटा यही तीनों हमको एक एक करके डिस्कस करने हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की अगर बात करें तो बेटा जो सबसे बाहर प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस के बाद जो टिश्यू सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं ग्राउंड। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बेटा वो टिश्यू सिस्टम है जो प्लांट के अंदर भरा हुआ है। तो प्लांट के अंदर चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, तो मेजॉरिटी ऑफ टिश्यू जो भरा हुआ है वो ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है प्लांट के अंदर। उसके बाद बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा बेटा प्लांट के सेंटर में, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूं तो लेट से आपने प्लांट की रूट को काटा है, तो प्लांट की रूट को काटने के बाद जब आप इसका सेक्शन देखोगे यहाँ से तो आपको गोल दिखेगा। ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे हो मेरी बात को। तो सबसे बाहर जो टिश्यू दिखेंगे दैट विल बी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, जो सेंटर में टिश्यू दिखेंगे, ठीक है, उसमें जो प्रेजेंट होंगे मेजॉरिटी, मैं नहीं बोल रहा हूँ सेंटर के सारे, लेकिन सेंटर में मेजॉरिटी ऑफ टिश्यू जो दिखेगा दैट विल बी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और जो बीच में भरा हुआ होगा ये पूरा, यहाँ पे होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि सीक्वेंस के बेसिस पे लिखवाया आपको। सबसे बाहर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद आएगा क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसके बाद सबसे बीच में जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखते हैं क्या क्या पार्ट आते हैं। एक तो आ गया एपिडर्मल सेल्स, दूसरा स्टोमेटा, और तीसरा आएगा एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एपिडर्मल अपेंडेजेस बेटा दो टाइप की होती हैं। या तो हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं एपिडर्मिस पे, ठीक है, मतलब जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है उस पे हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, या फिर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, ट्राइकोम्स। ठीक है, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स बेटा बेटा अपेंडेजेस हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं ट्राइकोम्स। ये हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के जो हैं वो तीन कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं। एक हो गया एपिडर्मल टिश्यू एपिडर्मल सेल्स, दूसरा हो गया स्टोमेटा, तीसरा हो गया एपिडर्मल अपेंडेजेस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आ जाएगा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ। ठीक है, अब ये सारे के सारे सर सब जगह प्रेजेंट होंगे क्या? ये सारे पार्ट सर स्टेम में भी होते हैं, रूट में भी होते हैं और लीफ में भी होते हैं? और सर स्टेम की बात कर रहे हैं तो सर ये मोनोकोट डाइकोट दोनों में होंगे क्या? आंसर इज नो। ये मैंने वो पार्ट लिखे हैं जो मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ग्राउंड टिश्यू में जो लेयर्स प्रेजेंट हो सकती हैं ग्राउंड टिश्यू की, वो सारी लिख दी हैं। अब इसमें से हो सकता है कुछ रूट में एब्सेंट हो सकता है कुछ स्टेम में एब्सेंट हो सकता है जब मैं मोनोकॉट स्टेम की बात करूंगा तो बहुत सारे इसमें से एब्सेंट हो मोनोकॉट स्टेम में। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नाम आप सुनने वाले हो लेयर्स के, वो सारी लेयर मैंने यहाँ पे लिखवा दी है। अभी आपको बिल्कुल भी मैंने स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं दिया है कि रूट के अंदर क्या, स्टेम के अंदर क्या, लीफ के अंदर क्या, वो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, लेकिन अभी आपको जो मैक्सिमम लेयर्स आ सकती हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्या, नेक्स्ट आ गया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आते हैं बेटा वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स मतलब बंडल किस चीज के, बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। बेटा जाइलम और फ्लोएम पैक होके जो बंडल बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, वैस्कुलर बंडल। एज द नेम सजेस्ट, ये काम क्या करेंगे, ये काम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, तो ये उनको स्टोरेज का काम करेंगे, ठीक है। तो अब एक बारी फटाफट से मैं ओवरव्यू दे दूं आपको कि सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होगी दैट विल बी एपिडर्मल, मतलब एपिडर्मिस कह सकते हो आप उसको। एपिडर्मिस में क्या क्या प्रेजेंट है वो हम अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे, बट देखो जरा मेरे साथ फॉलो करते चलना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले सर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर पिथ, देन वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स पिथ के आसपास ही होते हैं बेसिकली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैस्कुलर बंडल पिथ के बाद आएंगे, बेसिकली मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि बाहर से लेके अंदर की तरफ मैक्सिमम जितनी लेयर आ सकती हैं, अब कुछ जगह कुछ एब्सेंट होंगी, ठीक है, तो वो मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल अभी आपको नहीं बताएं, लेकिन मैक्सिमम जितनी लेयर आ सकती थी वो सारी की सारी लेयर्स का नाम आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। तो ऐड कर लो इसको फटाफट नोट्स में, हम आगे चल रहे हैं अब। चलो सबसे पहले बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये खत्म हो जाएगा तो ग्राउंड पढ़ेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा तो वैस्कुलर पढ़ेंगे, ठीक है, फॉलो करते चलना एकदम। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। व्हेन वी टॉक अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स एन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। वो कह रहा है प्लांट बॉडी की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी उसी को बोलते हैं हम क्या, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, वन इज एपिडर्मल सेल्स, दूसरा स्टोमेटा, और तीसरा क्या आ जाएगा, एपिडर्मल अपेंडेजेस। और एपिडर्मल अपेंडेजेस 2 टाइप की होंगी, ट्राइकोम्स एंड हेयर, ठीक है। तो मैंने रीड भी करके दिखा दिया, वैसे ऊपर वाली स्लाइड में हम ये समझ चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए समझना, बट स्टिल चलो सबसे पहले बेटा एपिडर्मिस के बारे में समझते हैं यहाँ पर। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें बेटा, एपिडर्मिस की, सो इट इज द आउटर लेयर, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी प्लांट, प्राइमरी प्लांट मतलब जिसमें अब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब आपको याद है पिछली क्लास, नहीं याद तो रिवाइज करो फटाफट नोट्स, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो वीडियो देखो, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलो प्राइमरी प्लांट में बता देता हूँ, जिनमें सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ हुई है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब प्लांट की सिर्फ हाइट बढ़ी है, अब तक प्लांट का मोटापा, गर्थ नहीं बढ़ा है। मोटापा बढ़ने को क्या बोलते हैं प्लांट के, वेरी गुड, सेकेंडरी ग्रोथ। जब बेटा प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है ना स्टेम में, तो वुड बन जाती है, लकड़ी, ठीक है। और वुडी प्लांट में सबसे बाहर वाली लेयर डेड होती है, ठीक है, आपको याद होगा बार्क कहते हो उस लेयर को, ठीक है। तो ये जो डेड लेयर है सबसे बाहर वाली, ये एपिडर्मिस नहीं, एपिडर्मिस के बेसिकली बाहर है, इसलिए आपको क्या लिखा है यहाँ पे कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट इज एपिडर्मिस, ठीक है, याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सेशन रीजन का, कंफ्यूज करके दे सकता है आपको। उसके बाद कह रहा है यूजुअली सिंगल लेयर्ड, जनरली कितना होता है, सिंगल लेयर मतलब एक ही सेल्स की लेयर की बनी होगी, पतली सी होगी, और सबसे बाहर है तो काम सोचो इसका क्या होगा। सबसे बाहर वाली लेयर का काम क्या होता है, एक काम तो होता ही होता है प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन करेगी सिंगल लेयर। हैव इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विद कंटिन्यूअस लेयर, मतलब कहीं भी बीच में टूटी वगैरह नहीं, टूटी हुई नहीं होगी, इलोंगेटेड सेल्स होंगे, लंबे सेल्स प्रेजेंट होंगे और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, और ऐसी दिखेगी, कुछ डायग्राम बना के दिखाता हूं, इट्स लाइक दिस, एकदम जनरलाइज डायग्राम, ठीक है, दिस इज एपिडर्मिस, नथिंग एल्स। और एपिडर्मिस ये सेल्स कौन से हैं सर, इसीलिए तो पिछली क्लास में आपको टिश्यू पढ़ाए गए, क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी से उन्होंने टिश्यूज उड़ा दिया। अब आप मेरी बात समझोगे कि मैं पिछली क्लास में आपको क्या समझा रहा था। मैं आपको पिछले लेक्चर में ये समझा रहा था कि इन्होंने बेशक ही पैरेन्काइमा, कॉन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा उड़ा दिया, लेकिन अब की जो बचा हुआ टॉपिक एनसीईआरटी में, उसमें अभी भी इंडिविजुअल टॉपिक्स के अंदर ये टर्म यूज की हुई हैं। जैसे लिख दिया एपिडर्मिस जो है वो पैरेन्काइमेटस होती है। अब पैरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लार्ज वैक्यूल है यहाँ पर, तो पैरेन्काइमेटस है, एपिडर्मिस के पास, एपिडर्मिस के सेल के पास बड़ा सा वैक्यूल होगा सेंटर पे, ठीक है। अगर सेंटर पे वैक्यूल आ गया सेल पे, तो मुझे एक बात बताओ, सेंटर पे एक बड़ा सा वैक्यूल आ गया है, तो इसका साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म चला जाएगा लाइनिंग, मतलब सेल वॉल के आसपास पेरिफेरल चला जाएगा। और बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा कि बहुत कम, कम होगा, बहुत सारा तो वैक्यूल है तो साइटोप्लाज्म कम होगा। तो अगली स्टेटमेंट भी पढ़ो, कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग दी सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी से ही उठाया है और इस पे क्वेश्चन बन सकता है बेटा। और जब इस पे क्वेश्चन बनेगा तो वही बच्चा आंसर कर पाएगा जिसने माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को समझा है,
ठीक है, मैंने क्या बोला, एपिडर्मिस के सेल्स पैरेन्काइमेटस होते हैं, लार्ज वैक्यूल होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, और सेल वॉल को लाइन हुआ होगा, सेल वॉल से चिपका हुआ होगा, क्योंकि सेंटर में तो क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, चलो, तो ये हो गई एपिडर्मिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हम एक एक करके सबकी एपिडर्मिस समझने की कोशिश करते हैं, रूट की, स्टेम की, लीफ की, और तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। ठीक है, यही चीज़ रिपीट होगी, फिर जब हम लीफ पढ़ेंगे वो चीज़ रिपीट हो जाएगी, रूट पढ़ेंगे चीज़ रिपीट हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो अब देखते हैं बेटा, रूट एपिडर्मिस की अगर मैं बात करूं तो रूट एपिडर्मिस पे आपको ये दिख रहे हैं एपिडर्मल सेल्स, ये जो मैंने बनाए हैं, व्हाट आर दीज, दीज आर एपिडर्मल सेल्स। स्टोमेटा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है रूट की एपिडर्मिस के ऊपर, लेकिन आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये व्हाट आर दीज, दीज आर रूट हेयर, रूट हेयर। और रूट हेयर का यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको दिख रहा है कि ये यूनिसेल्युलर है, पॉइंट टू बी नोटेड। और मैं तो बोलूँगा कि अपने नोट्स में ऐड करते हुए ना बेटा इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट को, क्योंकि रूट एपिडर्मिस पे क्वेश्चन आ सकता है, और रूट एपिडर्मिस पे रूट हेयर का फीचर आ सकता है कि रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलर या मल्टीसेलर। आपको याद रखना पड़ेगा कि यूनिसेलर है। ठीक है, रूट हेयर का फंक्शन क्या है ये तो आपको ऑलरेडी पता है, हमने मॉर्फोलॉजी में भी डिस्कस किया था, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यही रूट हेयर का मेजॉरिटी काम है। समझ में आ गया? तो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी और यूनिसेलर रूट हेयर प्रेजेंट होंगे रूट के ऊपर, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रूट का। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा क्या, स्टेम एपिडर्मिस। तो जब हम स्टेम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो स्टेम एपिडर्मिस में भी आपको ये जो सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, यहां पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर नॉट हेयर, ठीक है, हेयर लाइक हैं, इनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं इनको हम? ट्राइकोम्स। एक है तो ट्राइकोम लिख सकता था मैं, बट ट्राइकोम्स बोल लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज क्यूटिकल। क्यूटिकल, ये क्यूटिकल क्या होता है बेटा? प्लांट का वो पार्ट जो अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्लांट का वो पार्ट जो अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, वैक्सी लेयर। वैक्सी लेयर मतलब ये चमकीली सी होगी। जैसे बहुत ही अच्छा इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है, तो आपने कभी कोई लीफ तोड़ी है तो आपने देखा होगा उस लीफ का एक सरफेस वैक्सी शाइनी होता है। तो वो जो शाइनी सरफेस है लीफ का, वो शाइनीनेस क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है, और ये क्यूटिकल करेगा क्या? वैक्सी है। तो कहीं भी वैक्सी आ जाए ना, तो आपको ये बात समझनी है कि वैक्सी लेयर हमेशा वाटर के ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करेगा। तो जो भी पार्ट अबव द ग्राउंड है उस पर धूप लगेगी, धूप लगेगी तो ट्रांसपिरेशन लॉसेज होंगे। ठीक है, पानी निकलेगा वहाँ से। तो अगर ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करना है प्लांट के लिए, तो ये क्या करते हैं, अबव द ग्राउंड पार्ट्स पे क्यूटिकल आ जाती है। तो स्टेम क्योंकि अबव द पार्ट है, अबव द ग्राउंड वाला पार्ट है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या दिखती है आपको? क्यूटिकल। तो ये ग्रीन कलर की मैंने जो लेयर दिखाई है, दिस इज वैक्सी लेयर क्यूटिकल। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूटिकल? क्यूटिकल बेसिकली वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है अबव द ग्राउंड पार्ट पे। ठीक है, चलो ट्राइकोम की बात करें तो ट्राइकोम ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ट्राइकोम सॉफ्ट भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और स्टिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लांट है और डिपेंडिंग अपॉन प्लांट के स्टेज ऑफ लाइफ पे ये स्टिफ भी हो सकते हैं और ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये भी एनसीईआरटी से उठाई हुई स्टेटमेंट है, बट वही बात है कि असर्शन रीजन में आ जाएगा तो हमको पता होना चाहिए। जैसे उसने असर्शन बना दिया अगर कि ट्राइकोम्स आर ऑलवेज स्टिफ, तो जिस बच्चे ने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है उसको हो सकता है लग जाए कि सर स्टिफ क्या होंगे, स्टिफ होंगे, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हमको ऑलरेडी सारी एक एक पॉइंट जिन पे क्वेश्चन बन सकता है, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हमको कवर करते हुए चलने अपने थ्योरी में। उसके बाद बेटा ट्राइकोम का काम क्या लिखा है? ट्राइकोम का काम लिखा है इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। याद रख लेना। ठीक है, बच्चों से पूछा जाता है काम क्या है, तो वो लिखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अरे अरे भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल तो रूट का काम है ना, तो वो रूट में होगा। ट्राइकोम क्या कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो ट्राइकोम का काम है ट्रांसपीरेशन लॉस से ट्रांसपीरेशन वाटर लॉसेस को प्रिवेंट करना या रोकना। ठीक है, तो चलो रूट की एपिडर्मिस हो गई, स्टेम की एपिडर्मिस हो गई, अब हम चल रहे हैं लीफ की एपिडर्मिस के पास। ठीक है, लीफ की एपिडर्मिस समझो, मैं आपके लिए पहले डायग्राम भी बना देता हूँ लीफ की एपिडर्मिस में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखो ये हो गई लीफ की एपिडर्मिस। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, दीज आर एपिडर्मल सेल्स, ये बना दी है मैंने। लेकिन लीफ के एपिडर्मिस में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो आप 10th क्लास में भी बना के आए हो। याद आ रहा है कुछ? बीन शेप के गार्ड सेल्स, ये हो गए गार्ड सेल्स बेटा बीन शेप के। ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। याद रखना है, एपिडर्मिस का
ऐसा सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा या क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ग्रीन सेल्स गार्ड सेल्स सिर्फ गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बाकी एपिडर्मल सेल्स के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, तो वो ग्रीन कलर के नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए आप किसी भी प्लांट की पील निकालो, ऊपर की आपने पत्ती तोड़ी, लीफ तोड़ी, उसकी पील निकालो, या प्याज का एग्जाम्पल ले लो, उसकी पील निकालो, तो ज़्यादातर जो ऊपर की पील होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है नेचर में। क्यों? क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो एपिडर्मल सेल्स भरे हुए हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सिर्फ गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गार्ड सेल्स है ना बेटा, इनके अंदर की तरफ जो वॉल होती है, अंदर की तरफ मतलब कौन सी वॉल? जो टुवर्ड्स द स्टोमेटल एपर्चर या स्टोमेटल पोर होती है। तो ये जो बीच में प्रेजेंट है, दिस इज स्टोमेटल पोर। ठीक है, दिस इज व्हाट? स्टोमेटल पोर। तो ये जो स्टोमेटल पोर है, इसकी तरफ वाली जो वॉल होगी, लिख देता हूं, स्टोमेटल एपर्चर या पोर। स्टोमेटल पोर की तरफ वाली जो वॉल होगी ये थिक है, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज थिक। और तो ये जो बाहर वाली वॉल्स हो गई इसकी, ये कैसी है? थिन वॉल है। ठीक है जी। अब देखो, अब मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर ऐसा होता है यहाँ पर कि आपके जो गार्ड सेल्स हैं वो सराउंडेड होते हैं स्पेशलाइज सेल्स से। ठीक है, ये स्पेशलाइज सेल्स का नाम होता है सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इन सेल्स को? सब्सिडरी सेल्स। अभी फुल फॉर्म मार्क करवाता हूँ, ये लिखी हुई सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, स्पेशलाइज सेल्स। तो सब्सिडरी सेल्स क्या करते हैं? सब्सिडरी सेल्स गार्ड सेल्स की मूवमेंट को हेल्प करते हैं कि गार्ड सेल्स चाहेंगे तो इस अपर्चर को, जो बीच में पोर प्रेजेंट है, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज रुक जाएगा प्लांट के अंदर, और अगर चाहेंगे तो खोल देंगे। तो आपको ये बात पता है कि स्टोमेटल पोर ओपन हो सकता है और खुल सकता है, बेसिकली बंद हो सकता है। तो ओपन और बंद करने के लिए गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं। और गार्ड सेल्स ओपन और बंद कैसे कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है? गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा और गार्ड सेल्स के बाहर पानी जाएगा। ऑस्मोसिस, याद है? ऑस्मोसिस की वजह से पानी या तो गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स या तो स्वेल करेंगे या श्रिंक करेंगे। ठीक है, और इसी स्वेलिंग और श्रिंकिंग की वजह से स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है और कभी खुल जाता है। तो गार्ड सेल्स क्या कर रहे हैं? स्वेल और श्रिंक हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्टोमेटल पोर को कंट्रोल करते हैं कि स्टोमेटल पोर के अंदर एक्चुअल में ये खुले या फिर ये बंद हो। ठीक है, चलो। और आपको ये बात बतानी है मेरे को कि गार्ड सेल्स की शेप कैसी है। तो इसको किडनी शेप बोल सकते हो या फिर इसको बीन शेप बोल सकते हो। ठीक है, सेम बात है। लेकिन ज़्यादातर ये वाले जो गार्ड सेल्स होते हैं ना बेटा, ये डाइकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर की जो मैंने आपको एपिडर्मिस लिखी है लीफ की, ये मेजॉरिटी ऑफ प्लांट या डाइकॉट्स में ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स में, जिसमें आपको देखो जरा, अब इस वाले डायग्राम को भी मार्क करके, गार्ड सेल्स दिख रहे हैं। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर बनाए हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड। ये जो मैंने बनाए हैं, दिस इज स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपर्चर। ठीक है, और ये जो बनाए हैं, दीज आर एपिडर्मल सेल्स। और ग्रीन कलर की जो लेयर बनाई है वैक्सी, दिस इज क्यूटिकल। ऑब्वियसली बात है, लीफ एपिडर्मिस है, लीफ भी तो अबव द पार्ट है। ठीक है, अबव द पार्ट है ग्राउंड का, ग्राउंड के अबव है ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्यूटिकल दिख रही है। उसके बाद बेटा आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ग्रासेस में स्पेशली, ठीक है, जनरली मोनोकॉट्स में आपको देखने को मिलता है, जो गार्ड सेल्स का शेप होता है ना, वो एक्चुअल में वैसा नहीं होता है जैसा आप जनरली एक्सपेक्ट करते हो। बीन शेप ऐसा नहीं होता है, ये होता है डम्बल शेप का। कैसा शेप है ये? डम्बल। तो दो गार्ड सेल्स ही प्रेजेंट होंगे, डम्बल शेप, और यहाँ पर आपको सब्सिडरी सेल्स दिख सकते हैं जिन्होंने घेरा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेंगे? सब्सिडरी सेल्स और एपिडर्मल सेल्स। मार्किंग बिल्कुल सेम रहेंगी, आप चेक करो, बताता हूँ। ठीक है, दीज आर व्हाट? दीज आर सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स ये क्या है? दिस इज एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, ये क्या बनाया है मैंने ग्रीन कलर का? दिस इज क्यूटिकल। ये कौन हो गए? दीज आर गार्ड सेल्स। यहाँ पे भी गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया बीच में? स्टोमेटल पोर। यहाँ पे भी क्या होगा? टुवर्ड्स द अपर्चर या पोर, जो वॉल होगी स्टोमेटा की, वो थिक वॉल होगी, और बाहर की तरफ क्या होगी? थिन वॉल। इस पे बेटा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में भी आ चुका है और नीट में भी आ चुका है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट होता है बार बार, तो आपको याद रखना है कि टुवर्ड्स द अपर्चर जो गार्ड सेल्स की वॉल होती है वो थिक होती है, और अवे फ्रॉम द अपर्चर जो वॉल होती है वो थिन होती है। ये याद रखना है आपको। तो ये जो टॉपिक मैंने अभी कराया आपको, ये दोनों के दोनों आपको क्या कर लेने हैं? अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं लीफ एपिडर्मिस के नाम से। ठीक है, ड्रॉ कर लो। मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया कि किसी भी तरीके की 1% भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन न रहे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी,
आगे बढ़े तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है इनके बारे में वो समझो, ठीक है। एनसीईआरटी क्या लिखती है इस टॉपिक में, तो एनसीईआरटी का पहले तो डायग्राम देख लो। एनसीईआरटी के डायग्राम में पहला बताओ क्या है, ये जनरल या ज़्यादातर डाइकॉट्स में बीन शेप का क्या बना है आपका, बीन शेप के गार्ड सेल्स। और ये किस में किसके गार्ड सेल्स बने हुए, ग्रासेस। तो ग्रासेस के केस में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं। बाकी मार्किंग आप चेक करो, स्टोमेटल पोर बिल्कुल सही, ठीक है। गार्ड सेल्स में चेक करो जरा, क्या वो देखना चाह रहे हैं वो दिख रहा है क्या, अंदर थिकनेस ज़्यादा बना रखी है एनसीईआरटी ने भी, बिल्कुल सच बात है। और क्लोरोप्लास्ट भी मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल सच बात है। सब्सिडरी सेल्स दिख रहे हैं आपको, सब्सिडरी सेल्स बिल्कुल चिपके हुए सेल्स, किसके साथ, गार्ड सेल्स के साथ चिपके हुए सेल्स सब्सिडरी सेल्स, और एपिडर्मल सेल्स तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो मार्क करने को भी आएगा अगर ये डायग्राम देके दोनों में से कोई भी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मार्क कर लोगे। अब देखो फटाफट रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी। वो कह रहा था आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स, बाहर की तरफ वाली वॉल, बाहर की तरफ वाली मतलब अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, आर थिन, कैसी होती है, थिन। जबकि इनर वॉल जो कि टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर है वो थिक होती है। इसी स्टेटमेंट की बात कर रहा था कि बार बार रिपीट होती है, तो हम भी बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए एक ही बारी में चीज़। उसके बाद क्या बोल रहा है, द गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और ये रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को, ठीक है। स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है, बीच का जो पोर है वो, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, सराउंडिंग बोले तो जिससे घिरा हुआ है गार्ड सेल्स, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं स्टोमेटल अपैरेटस, ठीक है। याद रखना है क्या क्या आता है स्टोमेटल अपैरेटस में, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्टोमेटल अपैरेटस, और बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकते हो उसमें, 4 ऑप्शन। पहला बनेगा स्टोमेटल अपर्चर, दूसरा बनेगा गार्ड सेल्स, तीसरा बनेगा सब्सिडरी सेल, चौथा बन जाएगा आपका एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल पे टिक करके आना। जबकि पचाने लायक बात लगती नहीं है बच्चों को कई बारी, क्योंकि स्टोमेटा सुनते ही हमारे दिमाग में एपिडर्मिस आ जाता है कि एपिडर्मिस के पार्ट है स्टोमेटा, बिल्कुल है। लेकिन स्टोमेटल एपरेटस जिसको बोलते हैं उसमें एपिडर्मिस काम नहीं करती है, क्योंकि एपिडर्मिस रोल प्ले नहीं कर रही है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, आगे अब हम देख रहे हैं बेटा अगला टॉपिक विच इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम कर चुके हैं, अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे आएंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो ये ग्राउंड टिश्यू जो है ना, ये पहली बार यूज नहीं हो रहा है, ये जूलॉजी में भी टर्म यूज होती है जनरली, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू का मतलब होता है वो टिश्यू जो भरा पड़ा है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट में जो टिश्यू भरा होगा उसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है ग्राउंड टिश्यू के बारे में, कि ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम को हटा दो और एपिडर्मिस को हटा दो, तो जितने भी टिश्यू बचे प्लांट के पार्ट में, वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आपका, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे इसमें, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मैंने अभी बताया ग्राउंड टिश्यू की, मैंने आपको मल्टीपल लेयर्स बताई थी ना अभी, है ना, हाइपोडर्मिस बताई, कॉर्टेक्स बताई, एंडोडर्मिस बताई, है ना, पेरीसाइकिल बताई, पिथ बताई, ये सारी लेयर्स बताई, ठीक है। अब बताओ जरा, मैंने क्या बोला था कि ये सारी लेयर सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है प्लांट के, या कुछ पार्ट में कुछ प्रेजेंट है, कुछ पार्ट में कुछ एब्सेंट है, और स्पेसिफाई मैंने अब तक नहीं करा है, ठीक है। तो वही बात बता रहा हूँ कि मैंने स्पेसिफाई नहीं करा है अब तक, लेकिन मैक्सिमम जितनी लेयर पता थी सबका नाम मैंने बता दिया है। अब ग्राउंड टिश्यू के बारे में एनसीईआरटी इस टॉपिक में ज़्यादा नहीं लिखती है, लेकिन क्योंकि अगली क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेयर जो है ग्राउंड टिश्यू की, ठीक है, जो रिपीट होती हैं बार बार, जिन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको उठा के आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ फटाफट। तो ग्राउंड टिश्यू की सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब होता है नीचे, और एपिडर्मिस के नीचे है, तो एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर, हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर, ठीक है। इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है, तो देखो ऐसा ड्रॉ किया हुआ है आपके सामने, ठीक है, दिस इज हाइपोडर्मिस, ऐसे बनाई है मैंने, ठीक है। कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई स्ट्रक्चर हाइपोडर्मिस का ऐसा बनाना है। हाइपोडर्मिस का फंक्शन क्या हो गया बेटा, सपोर्ट। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाइपोडर्मिस डाइकॉट में प्रेजेंट होती है कॉलन कायमा की, और मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है स्क्लेरन कायमा की। याद रखना है, किससे याद कर सकते हो, एमएस से याद कर लो, ठीक है, एमएस धोनी तो सब जानते हैं भाई साहब। तो मोनोकॉट में स्क्लेरन कायमा की हाइपोडर्मिस, एमएस से याद हो गया। और दूसरा डीसी से याद कर सकते हो, या मोनोकॉट में स्क्लेरन कायमा की है तो डाइकॉट में किसकी हो गई, कॉलन कायमा की हो गई, एमएसडीसी, ये याद कर सकते हो। बट ये याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये पक्का आने वाली क्लासेस में ये यूज़ होगा, पक्का यूज़ होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। और आने वाले लेक्चर में फिर मैं जब पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक आपको रेफर करूँगा,
कि देखो बेटा वहाँ पढ़ाया था, तो तुरंत याद आना चाहिए आपको कि हाँ सर ने बताया था कि हाइपोडर्मिस जो है वो मोनोकॉट्स में बनती है स्क्लेरेंकाइमा की, एमएस से याद करवाया था, और डायकॉट में किसकी होती है, कोलेनकाइमा की, याद रखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे यही बतानी थी। दूसरा हो गया बेटा कॉर्टेक्स। कौन सी लेयर आ गई, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ऐसी दिखती है कुछ, अगर ये ऐसी दिख रही है तो क्या आप पिछली क्लास के लेक्चर से गेस कर पाओगे कि मैंने आपको कौन सा ऐसा सिंपल टिश्यू पढ़ाया था? याद आया कुछ? इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रहे हैं, आइसोडेमेट्रिक सेल्स दिख रहे हैं, वेरी गुड, पैरेन्काइमा। ठीक है, कौन से सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इसका काम होता है स्टोरेज। क्या काम है इसका, स्टोरेज। जनरली आपको कुछ पार्ट्स में यहाँ पे ऑयल डक्ट्स वगैरह स्टोर होती हुई दिखेंगी। ठीक है, ऑयल डक्ट्स आर प्रेजेंट, प्लस मतलब प्रेजेंट, तो यहाँ पे ऑयल डक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होंगी। जहाँ प्रेजेंट होंगी मैं वहीं लिखवा दूंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉर्टेक्स दिखती कैसी है, बेसिकली कॉर्टेक्स है क्या। ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस। देखो एंडोडर्मिस मैं चाहता तो स्पेसिफिक जगह पे भी करा देता, लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए उठा लिया यहाँ पर, इसलिए उठा लिया क्योंकि मेरे को आपके साथ रूट की एपिडर्मिस डिस्कस करनी थी बेटा। ठीक है, रूट की एपिडर्मिस यहीं पे पढ़ लो, वहाँ पे रिपीट हो जाएगी, क्योंकि इस पे इतने क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं कितना ही फेवरेट क्वेश्चन है ये नीट का। ठीक है, जब सीबीएसई लेता था AIPMT मेडिकल एंट्रेंसेस का टेस्ट, उसका भी बहुत फेवरेट टॉपिक था ये, और अभी भी बहुत फेवरेट टॉपिक चल रहा है कुछ टाइम से। ठीक है, कि रूट रूट की अगर मैं टिश्यूज़ की बात करूं तो रूट के टिश्यू में एंडोडर्मिस में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। क्या है वो मैं बताता हूँ फटाफट। पहली बात तो आपको याद रखना है कि आपकी एंडोडर्मिस, रूट एंडोडर्मिस की बात कर रहा हूँ, उसमें बैरल शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, किस शेप के सेल्स हैं, बैरल। बैरल मतलब होता है बेटा, आपको दिख ही रहा है, मैंने बैरल का डायग्राम यहाँ पे पूरा का पूरा इमेज ही लगा दिया है। बैरल मतलब वो जिसके अंदर आपके क्या अल्कोहल्स वगैरह, ये वाइन्स वगैरह, ठीक है, ये बेवरेजेस स्टोर होती हैं। तो ये सब क्या हो गए आपके, या फिर कंटेनर्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिपमेंट में यूज़ होते हैं, शिप्स वगैरह यूज़ करते हैं, दीज आर बैरल। तो बैरल शेप के सेल्स हैं, आप डायग्राम देख पा रहे हो क्या यहाँ पे सेल्स का, दीज आर बैरल शेप के सेल्स। चेक करो, एक एक सेल बैरल शेप का है। ठीक है, आपने देख लिया। अब मेरे को आपको बताना है बेटा कि रूट की एंडोडर्मिस के अंदर आपके पास क्या होता है, ये डिपोजिशन होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस का डिपोजिशन दिखता है, वैक्सी सब्सटेंस का। ठीक है, और ये सब जगह प्रेजेंट होगा। ये जो सब्सटेंस है बेटा, एक्चुअल में ये है सुबेरिन। व्हाट इज सुबेरिन, सुबेरिन इज अ वैक्सी लेयर। ठीक है, वैक्सी सब्सटेंस है जो डिपॉजिट हो जाता है एंडोडर्मिस की वॉल पे, एंडोडर्मिस के सेल की वॉल पे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मुझे एक बात बताओ, वैक्सी है तो क्या होगा, इसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, वाटर क्रॉस नहीं कर पाएगा इस लेयर को। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इस सुबेरिन का जो पूरा का पूरा स्ट्रिप बन गया, यहाँ पर चेक करो, एक स्ट्रिप सा बनता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप बन गया पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन आता है। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो, मैंने बोला रूट की एंडोडर्मिस में जहां बैरल शेप के सेल्स होते हैं, वहां पे सेल्स के बीच में और सेल्स की वॉल पे एक वैक्सी लेयर जमा हुई हुई दिखती है, जिसको, जो कि किस चीज़ की लेयर है, कौन से बायोमोलिक्यूल की है, सुबेरिन की। ये वैक्सी लेयर है, वैक्स जैसा दिखता है ये जो कंपाउंड है आपका, और ये जो सुबेरिन है, इसकी जो स्ट्रिप बन के तैयार हुई, इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ दिखती है, क्वेश्चन आता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ दिखेगी, तो आंसर इज कैस्पेरियन स्ट्रिप दिखती है रूट की एंडोडर्मिस में। ठीक है, और ये क्या करेगी, इट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास, ये पानी को अपने थ्रू अलाउ नहीं करेगी, पास होने नहीं देगी। अब सवाल ही आया कि सर ये रूट हो गई, लेट से चलो, ठीक है, ये हो गए रूट हेयर, तो रूट हेयर से पानी जाएगा, बीच में लेयर आ गई आपकी किसकी, किसकी, एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस से पानी क्रॉस ही नहीं करेगा, तो पहुंचेगा कैसे जाइलम फ्लोएम तक, जाइलम फ्लोएम तो बीच में है। तो इसीलिए यहाँ पर एक और टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या, पैसेज सेल्स, कि एंडोडर्मिस में कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनकी वॉल पे ये सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है, इनको बोलते हैं पैसेज सेल। तो क्यों बोलते होंगे पैसेज सेल, समझ जाओ इस बात को, क्योंकि क्योंकि इनके पास सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है और ये वाटर को अलाउ होने देते हैं अपने थ्रू। ठीक है, तो पानी को अलाउ होने देंगे तो इनको पैसेज सेल बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये टॉपिक मैं रिपीट भी कर दूंगा, लेकिन इतने अच्छे से नहीं जितना अच्छे से यहाँ पर कराया था। तो ये रिपीट हो जाएगा, जब मैं रूट पढ़ाऊंगा तो रिपीट होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको तुरंत याद आना चाहिए ये चीज़ कि हाँ सर ने पढ़ाया था। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने एपिडर्मल टिश्यू कर लिया, हमने ग्राउंड टिश्यू पढ़ लिया। ग्राउंड टिश्यू की सारी लेयर्स कवर नहीं करी ऑब्वियसली, क्योंकि सारी लेयर्स प्रेजेंट भी नहीं होती हैं हर जगह। जहाँ जहाँ पे जो जो एक्स्ट्रा लेयर आएगी वो मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब मैं आ जाता हूँ बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के दो बॉस खिलाड़ी कौन हुए, जाइलम एंड फ्लोएम।
और ये दोनों कैसे पैक्ड हैं, कैसे अरेंज हैं, उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्या, वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वैस्कुलर बंडल। और ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ना बेटा, ठीक है, बेसिकली वैस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ व्हाट, लिख देता हूँ छोटा सा, वैस्कुलर बंडल्स। और वैस्कुलर बंडल्स दो टाइप के आपको पढ़ने, देखो होते तो और भी टाइप के हैं प्लांट्स में, ठीक है, लेकिन हमको अपने लेवल पे ये दो टाइप अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यही दिए हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर, रेडियल और कॉन्जॉइंट, दो टाइप के पढ़ने। पहले रेडियल एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। पहले तो ये ट्रिक समझ लो कि जो रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड, जो रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं ना, ये रूट्स में प्रेजेंट होंगे। रूट्स में, चाहे मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट रूट हो, रूट में आर फॉर रेडियल वेस्कुलर बंडल, आर फॉर रूट में प्रेजेंट होगा, पहले ये याद करो, रूट में होंगे। और यहां पर क्या होगा, यहां पर एज द नेम सजेस्ट रेडियल, तो इमेजिन करो मेरी बात को, देखो ये फ्लोएम है, ये जो दिए हुए जाइलम है, फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। और क्या ये सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, या फ्लोएम अलग रेडियस पे, जाइलम फिर अलग रेडियस पे, फ्लोएम अलग रेडियस पे, जाइलम अलग, मतलब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट नहीं है कभी भी, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, और दोनों ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं, इसको बोलते हैं रेडियल। ऐसे याद करना, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम अलग रेडियस, जाइलम अलग रेडियस, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं रेडियल टाइप का वैस्कुलर बंडल। और रेडियल टाइप का वैस्कुलर बंडल किस में दिखता है, रूट्स में। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, भूलना मत भाई गलती से भी, अगली ही क्लास में टॉपिक यूज हो जाएगा पक्का, 110% यूज होगा ये अगली क्लास में। चलो नेक्स्ट इज कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट की बात करें बेटा, तो कॉन्जॉइंट के ना अलग अलग टाइप आते हैं, मैं जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है कोलेटरल, कॉन्जॉइंट कोलेटरल। ठीक है, कोलेटरल एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो कोलेटरल पढ़ेंगे। कॉन्जॉइंट क्या होता है सर, तो मैं बताता हूँ। अगर आपने प्लांट के किसको काटा, स्टेम को काटा, तो स्टेम को ऐसे काटते हैं, देखो ये आपने स्टेम ली और उसको काटा, और यहाँ से देख रहे हो अब आप, तो सेक्शन कैसा दिखेगा, गोल। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो वैस्कुलर बंडल्स को। तो पहली बात तो वैस्कुलर बंडल्स ऐसे प्रेजेंट है, ये दिस इज अ वैस्कुलर बंडल। ठीक है, और इस वैस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ जाइलम होगा, फ्लोएम और जाइलम। अब इमेजिन करो इस बात को जो मैं आपको समझा रहा हूं, कि क्या जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट हैं, बिल्कुल। ये जो कॉमन लाइन है, इसी पे जाइलम भी है और इसी पे फ्लोएम भी है। ठीक है, तो सेम रेडियस है, अलग अलग रेडियस नहीं है। तो अगर सेम रेडियस हुआ, जाइलम फ्लोएम पैक हुई एक बंडल के अंदर, जाइलम अंदर टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द पेरीफेरी कौन प्रेजेंट हुआ, फ्लोएम प्रेजेंट हुआ, तो इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को हम लोग बोलेंगे कॉन्जॉइंट। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, कॉन्जॉइंट। तो व्हाट इज अ कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, समझ में आया, जब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे हो। ठीक है, जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है जनरली इस केस में। ठीक है, और रेडियल टाइप का कौन सा हो गया, रेडियल टाइप का जब अलग अलग रेडियस पे हो, जाइलम फ्लोएम ऑल्टरनेट कर रहे हो। और कॉन्जॉइंट टाइप का कहाँ दिखता है सर, कॉन्जॉइंट टाइप का दिखता है आपको स्टेम में। देखो कितना आसान हो गया, आर फॉर रेडियल वैस्कुलर बंडल, आर फॉर रूट में मिलेगा, तो कॉन्जॉइंट किस में दिखेगा, स्टेम में, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो। ठीक है, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल स्टेम में दिखता है, और रूट के अंदर आपको दिखता है कौन सा, रेडियल वैस्कुलर बंडल। अब आप देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब आपको इस चैप्टर में रूट और स्टेम के बीच में कभी भी डिफरेंस आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट को कंपेयर कर रहा है, या मोनोकॉट से मोनोकॉट को कंपेयर कर रहा है, या डाइकॉट से डाइकॉट को कंपेयर कर रहा है। अगर रूट को स्टेम से कंपेयर किया जा रहा है, तो एक डिफरेंस आपको यहीं से समझ में आना चाहिए कि रूट के अंदर रेडियल वैस्कुलर बंडल होगा और स्टेम के अंदर कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आपको पिछली क्लास का याद होगा, पिछले लेक्चर का होना चाहिए, जाइलम का अरेंजमेंट, कि रूट के अंदर ये बात पक्की है कि एग्जार्च टाइप का होगा अरेंजमेंट जाइलम का, और स्टेम के अंदर जो होगा वो एंडार्च टाइप का होगा। अगर आपको याद है तो आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने नोट्स पलटो, रिवाइज कर लो जल्द से जल्द। ट्रिक याद है, रूट ज़मीन के नीचे होती है तो उल्टा चलना है, एग्जार्च टाइप, और स्टेम ज़मीन के ऊपर होती है तो एंडार्च टाइप। एंडार्च एग्जार्च क्या होता है, उसके लिए आपको अपने नोट्स को रेफर करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं बेटा, कॉन्जॉइंट भी ना दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कॉन्जॉइंट ओपन और एक होता है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। ये ओपन और क्लोज्ड क्या होता है सर, कुछ समझ नहीं आया, अभी बताता हूँ बेटा। ये सारा चक्कर है, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें से एक वैस्कुलर बंडल को उठा के आपके लिए जूम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जूम कर दे रहा हूँ, देखो ये इसको उठाया
और यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे सेंटर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी, जाइलम, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी, फ्लोएम। और अगर यहाँ पर बीच में बेटा एक टिश्यू की लेयर प्रेजेंट हुई, ठीक है, सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे कैम्बियम। क्या बोलेंगे, कैम्बियम। तो ये कैम्बियम क्या है पहले वो समझना होगा, जल्दी से समझ लो। कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट को मोटा होने में मदद करता है। मतलब जब इस प्लांट को अपनी गर्थ बढ़ानी होगी, मोटापा बढ़ाना होगा, तो ये कैम्बियम नीचे की तरफ जाइलम बनाएगा और ऊपर की तरफ फ्लोएम बनाएगा। नीचे की तरफ जो जाइलम बनाएगा उसको सेकेंडरी जाइलम बोलेंगे, ऊपर की तरफ जो फ्लोएम बनाएगा उसको सेकेंडरी फ्लोएम बोलेंगे। इसलिए इस ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। थिकनेस बढ़ने वाली ग्रोथ को क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम बनेगी कब, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ओनली। और वो कौन कराएगा, कैम्बियम। तो आप खुद सोचो, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम में, ठीक है, कॉन्जॉइंट टाइप के वैस्कुलर बंडल में, तो क्या ये ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ है या क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसे सोचना है। तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, खुला हुआ है, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसीलिए इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं, ओपन। तो आपकी एनसीईआरटी कुछ ऐसा लिखती है कि ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो, वो ओपन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होगा, दैट विल बी क्लोज्ड। चेक करो जरा, एनसीईआरटी का डायग्राम उठाए, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बीच में कैम्बियम, तो ओपन। वाई ओपन, बिकॉज इट कैन परफॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ टिक लगा दिया, जबकि यहां पर देयर विल बी नो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ नाम की चीज नहीं होगी, क्योंकि चेक करो जाइलम फ्लोएम तो है लेकिन बीच में कैम्बियम की कोई भी लेयर नहीं है, ठीक है जी। और अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा यहीं पर ही स्टार मार्क करके। बेटा जो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं ना प्लांट्स, वो बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं वो। और बड़े प्लांट्स, ट्रीज जो होते हैं वो डाइकॉट्स होते हैं। तो याद रखना है, डाइकॉट्स की स्टेम के अंदर ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल दिखता है, कॉन्जॉइंट में, कॉन्जॉइंट ही होगा ऑब्वियसली। और जो मोनोकॉट की स्टेम होती है, मोनोकॉट की स्टेम होती है, उनके अंदर क्लोज दिखता है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर रूट के अंदर कैम्बियम, तो रूट में रेडियल टाइप के वैस्कुलर बंडल में कभी कैम्बियम नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो यहाँ ओपन और क्लोज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है रेडियल में, ठीक है। तो रूट के अंदर कैम्बियम नहीं होता है कभी भी, याद रखना है आपको। रेडियल टाइप के वैस्कुलर बंडल में होगा तो सिर्फ स्टेम में होगा, और अगर होगा तो उसको ओपन बोलेंगे, और डाइकॉट स्टेम में होगा। अब देखो यहां से और डिफरेंसेस मैं आपसे पूछ सकता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को, एकदम मेरी आवाज पे फोकस होना चाहिए आपका। मैं ये पूछना चाह रहा हूं बेटा आपसे कि मुझे बताओ, अगर मैं आपसे डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में एक डिफरेंस पूछूं, तो आप क्या डिफरेंस बता सकते हो इस वक्त मुझे। तो आप क्लियरली मुझे एक डिफरेंस बता सकते हो कि सर डाइकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है लेकिन वो ओपन टाइप का होता है। मतलब सर उसमें कैम्बियम होती है और वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, क्योंकि डाइकॉट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करेगी, और जो सेकेंडरी ग्रोथ करेगी वही वुडी होती है, लकड़ी उसी में बनेगी। तो इसका मतलब जो लकड़ी देते हैं प्लांट आपको, वो ज़्यादातर डाइकॉट होते हैं सारे। और दूसरा मोनोकॉट, जो छोटे प्लांट होते हैं, बहुत बड़े ट्रीज नहीं होंगे, वो कैसे होते हैं बेटा, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, मतलब उनमें कैम्बियम नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज मैं सारे डिफरेंसेस आने वाली क्लास में आपको बिल्कुल एज अ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो टेंशन की बात नहीं है। बट आप चाहो तो लिख भी सकते हो, समझ में आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप दोबारा समझो जरा, मैंने बोला वैस्कुलर बंडल कितने प्रकार के, एक तो रेडियल, रेडियल, आर फॉर रूट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और एक कॉन्जॉइंट, ठीक है। कॉन्जॉइंट में अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ रहा है तो ओपन, जो कि डाइकॉट में दिखेगा, स्टेम में ऑब्वियसली। और अगर आपका क्या दिख रहा है, कैम्बियम नहीं दिख रहा है, तो क्लोज्ड, जो मोनोकॉट में दिखेगा, स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इसके नोट्स बनाओ एकदम बढ़िया से। चलो जी, अब हम आ जाते हैं बेटा, एनसीईआरटी क्या लिखती है, जबरदस्त तरीके से एकदम जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो देखो जरा, वो कह रहा है इन डाइकोटिलिडनस स्टेम, मतलब डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा है, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, अभी तो पढ़ा, ठीक है। सच वैस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। किसकी बात कर रहा है, किस में हो सकती है सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकॉट्स में, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड हेंस कॉल्ड एज ओपन वैस्कुलर बंडल, इसलिए क्या बोलते हैं इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को, ओपन। जबकि मोनोकॉट की अगर हम बात करें, तो मोनोकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होता है उसमें कोई कैम्बियम नहीं होगा, देयर इज नो कैम्बियम, ठीक है, नो कैम्बियम प्रेजेंट, जिसकी वजह से
सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, कोई सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, क्लोज्ड। इट इज क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी इसके अंदर, ऐसे ही याद रखना है, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ और क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो ओपन और क्लोज की डेफिनेशन भी आप ये एज अ डेफिनेशन भी याद कर सकते हो। उसके बाद व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ऑल्टरनेटिव मैनर, क्या बोल रहा है, जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, तो समझ में आ गया किसकी बात कर रहा है, अलॉन्ग द डिफरेंट रेडिया, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे इसको हम, रेडियल टाइप का, रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल, जो किसमें दिखेगा, रूट्स में सिर्फ। ठीक है, मोनोकॉट रूट में भी होगा, डाइकॉट रूट में भी होगा, सिंपल एज दैट। उसके बाद इन कॉन्जॉइंट टाइप, conjoined type of vascular bundle, xylem and phloem are jointly situated along the same radius। जब आप conjoined vascular bundle की बात करोगे तो वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वही मैंने समझाया, स्टेम में जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमनली सीन इन स्टेम एंड लीफ, लीफ में भी दिखता है, लीफ में भी कभी कैम्बियम नहीं दिखेगा, लीफ में भी कौन सा दिखता है आपको, विच इज योर कॉन्जॉइंट। ठीक है, लीफ में भी कॉन्जॉइंट ही दिखता है। देखो अभी तक, द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। ठीक है, वही बता रहा है कि एक्चुअल में जब आप सेक्शन देखोगे और आपने ये वेस्कुलर बंडल देखा कॉन्जॉइंट, तो जाइलम अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ ही प्रेजेंट होगा, वही लिखा है। ठीक है, कि फ्लोएम जो होगा वो लोकेटेड है आउटर साइड ऑफ द जाइलम पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछी जा सकती है। चलो, तो अपनी प्रथा को बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए हम एमसीक्यूज देख लेते हैं फटाफट से। देखो, कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर्स इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ होती है, तो एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। ठीक है, और वो भी किधर, कौन सी एपिडर्मिस, रूट की एपिडर्मिस। चलो जी, क्वेश्चन तो किया ही किया, क्वेश्चन को आंसर को ठीक भी कर लिया। नाउ द स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब क्लोजली प्रेजेंट होंगे गार्ड सेल्स के। ठीक है, कौन से ऐसे स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स हैं जो गार्ड सेल्स के क्लोज प्रेजेंट होंगे, घेरे हुए होंगे गार्ड सेल्स को, तो सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, आगे देखो, रूट हेयर्स आर, रूट हेयर याद करो, ट्राइकोम्स तो मल्टी सेलर थे, चेक करो ट्राइकोम्स कैसे थे, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ये देखो ट्राइकोम्स में चेक करो, एक सेल है कि मल्टीपल सेल्स हैं, तो ट्राइकोम्स आर मल्टी सेलर, मल्टी सेलुलर। लेकिन लेकिन रूट हेयर कैसे लिखवाए थे आपको, यूनिसेलर। ठीक है, तो रूट हेयर कैसे होंगे, यूनिसेलर। और यूनिसेलर का मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो, यूनिसेलर इलोंगेटेड, इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, बस। आगे देखो, विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू अकर इन द रूट्स ऑफ मोनोकॉट, रूट में, और वो भी किसकी, मोनोकॉट की, कौन सा टाइप का है, अरे मोनोकॉट नहीं भी देता, सिर्फ रूट भी देता तो हमको पता था, कौन सा, रेडियल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, खत्म हो गई बात। द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इन द वेस्कुलर बंडल प्रोवाइड्स देम द एबिलिटी टू, अरे कैम्बियम का प्रेजेंट होना क्या देगा उसको, रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, फॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ या फिर सेकेंडरी टिश्यू, बिल्कुल सच है ये। प्रिवेंट वाटर लॉस, गलत। कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, नहीं। ठीक है, फोटोसिंथेट्स होगा यहाँ पे बेसिकली, चलो कोई बात नहीं। नाउ स्टोमेटा, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, ग्रास लीफ में कैसे होते हैं, डम्बल शेप, अभी पढ़ा। ठीक है, बीन या किडनी शेप तो अलग होते हैं, बैरल शेप तो एंडोडर्मिस के सेल हो गए, राइट, रूट एंडोडर्मिस के सेल हो गए, तो डम्बल शेप हो गया, आंसर खत्म। ठीक है, तो बेटा ये वाला लेक्चर हमने क्या किया है, खत्म कर लिया। टिश्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको आज के लेक्चर्स का महत्व अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर एनाटॉमी मेरे साथ फॉलो करोगे तो ये चैप्टर ऐसे तुमको टिप्स पे हो जाएगा ना, कि आंखें बंद भी करोगे ना, तो आपको आंखें बंद करके, मतलब नींद से उठा के भी पूछूंगा ना, बेटा मोनोकॉट डायकॉट रूट के बीच में डिफरेंस बताओ, ऐसे बता दोगे चुटकी बजाते, मोनोकॉट स्टेम और डायकॉट रूट के बीच में बताओ, तब बता दोगे, तो सारे कॉम्बिनेशन आप खुद बता दोगे, समझ, एक्सपर्ट हो जाओगे एकदम। ठीक है जी, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप बेटा वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, और पढ़ते रहो नेक्स्ट क्लास तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।